लेकिन ये जो ओरिएंटेशन क्लास मैं आपके साथ आज लेने वाला हूं, वो तय करती है कि हम अपने सब्जेक्ट को कितनी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यूपीएससी को भी पता है कि इन इकोनॉमी 70% यूपीएससी एस्पिरेंट का वीक पॉइंट है। नाउ आई विल शेयर द स्क्रीन, लेट अस गेट स्टार्टेड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि प्लीज आप लोग अपने कोर्स में, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि मेरा कोर्स कहां पर है क्या नहीं है। ओके, सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये ऐसा कुछ आप अपने मोबाइल ऐप में ओपन करेंगे तो दिखेगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो तो यहाँ माई कोर्स दिखेगा, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने प्रीलिम्स मार्ग पीजीपी प्लस या मार्ग पीजीपी जो भी आपने लिया हुआ है या एमएजीपी जो भी है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे व्हाट्सएप तो आपने ज्वाइन कर ही लिया है। लाइव रिकॉर्डेड क्लास हमारी यहाँ मिलेगी। ओके, तो जैसे हमारी अभी इकोनॉमी का हुआ नहीं है क्योंकि इकोनॉमी अभी पहला सेशन है, तो इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगा आज रात में। यहां से आप सारे क्लासेस एक्सेस कर सकते हो बार बार बारी बारी से। ओके, उसके बाद लाइव रिकॉर्डेड को हम लोग यहाँ बंद करते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर की क्लासेस हैं जो कि हर सैटरडे को होती है, मैं ही लेता हूँ। सैटरडे संडे में से सैटरडे को मोस्टली होती है। देन इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट डिवाइडेड है। हिंदी मीडियम के जितने भी टेस्ट हैं या फिर जो जो कंटेंट हमने दिया है वो सब हिंदी मीडियम में है, वो कंटेंट इंग्लिश मीडियम में भी है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पीजीपी सेक्शनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे सेक्शनल सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे अभी हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का अपलोड किया हुआ है, सेक्शनल है। ओके, हर एक टॉपिक के 15-15, 20-20 क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमी का भी 1-2 दिन में यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ओके, तो जिससे आप सेक्शनल लगा सकते हैं। पीवाईक्यू की माइक्रो थीम यहाँ दी हुई है, लेवल 1 2 3 4 सारी। ऑलराइट, ये सब कुछ आपको यहां से एक्सेस कर लेना है। और मतलब ये तो आपने ज्वाइन कर ही रखा है। सो इसको यूज कीजिए। कभी कभी लगता है आपको कोई मिसिंग है तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम। इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, इसको हम लोग 18 डेज या 20 डेज में हम लोग फिनिश करेंगे आपके साथ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिनिश करने के बाद आपको रिवीजन आगे भी करना है। ओके, कैसे करना वो सब हम आपको बता देंगे। ओके, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू, सब कुछ विथ प्रूफ होगा, एविडेंस के बेस पे होगा, और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। कोई बकवास हम नहीं करेंगे इस अपने पूरे जर्नी में। हम लोग अभी इकोनॉमी की डीप एनालिसिस करेंगे, कौन से टॉपिक को कवर कर सकते हैं, रिसोर्स क्या होंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे कवर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 18 डेज का प्लान बनाया हुआ है। अगर आपके पास अपना कोई प्लान है, अपना कोई स्ट्रैटेजी है, किसी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसको फॉलो नहीं करिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक टेंटेटिव प्लान है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, ये पूरा 18 डेज का है, जहां पर हमने टेस्ट भी लिखे हैं, पीवाईक्यूज भी हैं, और एमसीक्यूज भी हैं सेक्शनल। ऑलराइट, लेकिन अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे, कुछ टॉपिक को मैंने 3-4 दिन दिए हैं, जैसे एमपीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, देन आरबीआई, इन दोनों को मिला के मैंने काफी टाइम दिया हुआ है। मैंने क्यों दिया हुआ है, इसका रीजन हम लोग समझते हैं। ठीक, ये एविडेंस के बेस पे है कि भाई क्यों इतना टाइम इसमें लग रहा है। बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन एनवायरमेंट में, सॉरी इकोनॉमी में, यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम दिस सेक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एनालिसिस देख लेते हैं यहाँ पे कि पिछले 20 सालों में, 16 सालों में, बेसिकली 2010 से 11 से 25 तक में इकोनॉमी का ऑन एन एवरेज ये ट्रेंड रहा है। ऑलराइट, पहले काफी क्वेश्चंस आते थे। 2013 तक अच्छे खासे क्वेश्चंस आते थे, 19 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। बट अब जो है एक प्लेट्यू आ गया इसका। एवरेज जो है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, ये 15 मार्क्स इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 25 से 35 मार्क्स हमारे पेपर में। ठीक, ये 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, सॉरी 15 क्वेश्चंस आते हैं लगभग 30 मार्क्स के। इसमें से ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस प्योरली आपके स्टैटिक होते हैं, और लगभग 7-8 क्वेश्चन डायनेमिक होते हैं। ऑलराइट, और ये जो डायनेमिक पोर्शन है, ये भी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल है। लगभग 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर वाला होता है, लगभग, इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, क्योंकि इकोनॉमी इज कंप्लीटली कंसेप्ट, कंप्लीट कंसेप्ट। इट्स नॉट लाइक पॉलिटी, इट्स नॉट लाइक एनवायरमेंट, इट्स नॉट लाइक, इट्स कंप्लीट कंसेप्ट। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर लिख दिया रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, आपको पहले तो यही क्लिक करना पड़ेगा कि भाई ये रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात हो रही है, क्या होता है, वो समझ में आ गया, खत्म। ठीक है,
हमें सबसे पहले ये देखना है कि नंबर वन, सिलेबस, दूसरा PYQ, देन यू ओपन योर बुक एंड देन टारगेट ईच एवरी टॉपिक। ओके, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन कैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है पिछले 10-12 सालों में, फिर देखिए अब मेरे को क्या क्या पढ़ना है। ऐसे हम पढ़ाई करेंगे तो लिमिटेड भी होगा, जो किताब में पढ़ोगे वो कैच भी कर पाओगे कि अच्छा ये कंसेप्ट है इसका। ओके, माइक्रो थीम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, सब कुछ हमने उसमें अभी, इसका भी टाइम आएगा। ठीक है, जैसे हमने माइक्रो थीम उठाई, ठीक है, ये ब्रॉड टॉपिक्स आए हैं इसमें हमारे इकोनॉमी में। जैसे ये आया है, अरे मेरे पेन उल्टा पकड़ लिया मैंने। देयर आर 8 टोटल चैप्टर्स, ओके, in which from which UPSC has asked so many questions in last 16 years. But there are top 3 chapters जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 70% ऑफ द इकोनॉमिक क्वेश्चंस। नंबर वन इज रोल ऑफ आरबीआई एंड बैंकिंग, जो कि हम मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करते हैं और आरबीआई की इनिशिएटिव्स। नंबर टू इज ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर थ्री आपके स्क्रीन पे ही है, गवर्नमेंट बजटिंग, जो अभी यूनियन बजट हुआ है, गवर्नमेंट बजटिंग, फिजिकल फाइनेंस, ये तुम सिर्फ इन तीनों टॉपिक को ऐड करोगे, 56 क्वेश्चंस, 40, 5, 4, 9, 96 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो गया, 128। सो ऑलमोस्ट मोर देन 50% क्वेश्चन इन तीन टॉपिक से आ रहे हैं। और तुम अगर इसको भी ऐड कर देते हो, जीडीपी जीएनपी रिलेटेड ग्रोथ। सो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इनको प्रायोरिटी देंगे, ताकि हम, अच्छा अगर ये दोनों ऑलमोस्ट मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट, इनको अगर आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शुड टारगेट। ओके, एनीवे, सबसे पहले मान लीजिए कि इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। उससे भी पहले हम लोग यहां देख लेते हैं, ये तो हमारा PYQ है। बाय द वे, 16वां फाइनेंस कमीशन आ चुका है, 16 फाइनेंस कमीशन आ चुका है गाइस। और मैम पढ़ा देंगी, प्रियंका मैम आपको, उसमें बहुत ज्यादा कुछ लंबा नहीं है, हमने भी उसका कंटेंट निकाला है, आपके साथ शेयर किया कर दिया जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी ने बड़े सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं फाइनेंस कमीशन से। ये हमारा टॉपिक पॉलिटी और एनवायरनमेंट का इंटरसेक्शन है। ठीक है, दोनों कॉमन आता है पॉलिटी एनवायरनमेंट में 15 का, क्योंकि फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, लेकिन बात होती है पूरा का पूरा इकोनॉमी के टर्म्स में, फाइनेंस के टर्म्स में। आपके सामने स्क्रीन पे, मतलब और भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने कुछ ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं इसमें। तो फाइनेंस कमीशन में 2012 में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था 13 फाइनेंस कमीशन के ऊपर, 13 फाइनेंस कमीशन। 2015 में 14 फाइनेंस कमीशन, और देन 2023 में 15 फाइनेंस कमीशन। और इस बार यूपीएससी प्रील में 2025 में क्वेश्चन केम ऑन 15 फाइनेंस कमीशन फिर से। ओके, और अभी हमारा रेडी हो चुका है डॉक्यूमेंट, 16 फाइनेंस कमीशन का डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो फाइनेंस कमीशन है, इससे यूपीएससी ने पिछले जो भी है 10-12 सालों में कैसे सवाल पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, यहां पे मैंने समराइज भी कर दिया था आपके लिए ये वाला, कि कैसे कैसे ये लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, कौन से आर्टिकल में जिक्र करता है, पावर देता है फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए। फिर इसका टेन्योर क्या है, और फाइनेंस कमीशन का ड्यूटी क्या है। ठीक? फिर उसके बाद आता है हमारा मेजर रिकमेंडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा फाइनेंस कमीशन ने इस बार क्या रिकमेंड किया है। तो आपको देखिए यहां पे वन वर्ड वन लाइनर में यहां मेंशन किया गया है कि 13 फाइनेंस कमीशन में जीएसटी फ्रेमवर्क के बारे में, क्योंकि उसी टाइम पे ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, 14 फाइनेंस कमीशन, ये जिक्र किया गया था स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 32% से 42% इंक्रीज हो गया है। देन 15 फाइनेंस कमीशन में इन लोगों ने क्राइटेरिया लाया था टैक्स एफर्ट गवर्नेंस की परफॉर्मेंस। गवर्नेंस परफॉर्मेंस मतलब कि जो जो स्टेट अच्छे इंडिकेटर पे परफॉर्म करेंगे, उनको और ज्यादा ग्रांट ले सकते हैं सेंटर से, मतलब लोन में
और सेंटर से पैसा ले सकते हैं। मतलब ये वही है कि इंसेंटिव है कि तुम अच्छा परफॉर्म करो तो सरकार तुम्हें और पैसा दे देगी एज ए ग्रांट। यार तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अपने स्टेट में, ये पैसा लो। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग कितनी है, ग्रांट कितना मिला है अलग अलग स्टेट को। ठीक है। टैक्स का डिवोल्यूशन रोल क्या है फाइनेंस कमीशन में। ठीक। तो ये जब स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, ओके, ये सारे स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो, और पढ़ना भी चाहिए आपको, और यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में अपने आप में एक नोट्स हैं। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये अपने आप में ये नोट्स हैं। नोट्स मतलब कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक, दो, तीन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट सही है, देन दैट इज अ शॉर्ट नोट्स फॉर यू। ओके। अभी डिस्कस करते हैं आगे। सो ओवरऑल इकोनॉमी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। इंडियन इकोनॉमी पार्ट टू। इंडियन इकोनॉमी पार्ट वन में ये सारी की सारी चीजें, इन्फ्लेशन हमने समझा अभी, रोल ऑफ आरबीआई, जीएनपी, यूनियन बजट एंड ऑल। ठीक है। ये इकोनॉमी वाला है। याद है सिलेबस में क्या पूछा था? सिलेबस क्या लिखा था आपको? कहां गया सिलेबस? ये है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो अभी हम ये पार्ट वन समझ लो इकोनॉमिक, और ये पार्ट टू समझ लो सोशल वाला। ओके। तो ये आ गया हमारा इंडियन इकोनॉमिक पार्ट वन, जिसके अंदर ये सारे कोर टॉपिक हैं जहां पे आपसे फ्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं। पार्ट टू जो है वो ये है सोशल डेवलपमेंट। कैसे हो रहा है सोशल डेवलपमेंट? ये देखिए, पॉपुलेशन डेमोग्राफी पे आया है, पॉवर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्री में, अभी दिखाया जाएगा। एग्रीकल्चर। ठीक है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट की एरियाज। ओके। नाउ ये मैंने एक माइंड मैप क्रिएट किया था एआई टूल से, जहां पर फाइनेंस कमीशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस या फिर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारा फाइनेंस कमीशन। तो इसके आर्टिकल 280 में है डिफरेंट फाइनेंस कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं आप स्टेट की फाइनेंस कमीशन से। ठीक है। ये जस्ट टू टेक अ गो थ्रू, इतना कुछ खास नहीं है। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं अभी, इसको हटाते हैं अभी। एविडेंस अभी दिखाते हैं, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके। हम लोग वहां पर आ गए हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है। इसमें कुछ ट्रेंड है जो कि हमने ऑब्जर्व किया है मनी एंड बैंकिंग में। ठीक। आरबीआई नंबर वन। आरबीआई इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल माइक्रो थीम टॉपिक जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। ये 2022 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है। कि अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई है तो आरबीआई क्या करेगी? क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी? इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फिर रुपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, जैसे कि अभी हो रहा था कि यू अभी हो रहा था ना कि इंडियन, अरे डॉलर के मुकाबले में पैसा बहुत कम हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है ना। अभी कितनी सारी न्यूज आ रही थी। तो जैसे अगर रुपी नीचे गिर रहा है तो आरबीआई डॉलर सेल करेगी मार्केट में। दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट अमेरिका और यूरोप में गिर गया है तो आरबीआई क्या डॉलर खरीदेगी? तो इन तीनों केस में आप ये देखो कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, एक सिचुएशन दे रहे हैं, एक सिचुएशन दे रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं कि आरबीआई क्या करेगी। ठीक। तीनों में अगर आप देखिए, यहां पे इन्फ्लेशन की बात की गई, यहां पे हमारी पैसे के डिप्रिशिएट करने की बात की गई, और यहां पे जो आउटसाइडर फैक्टर है, यानी कि बाहर इंटरनेशनल मार्केट में जो फैक्टर है,
वो बात की जा रही है। इन तीनों का इंपैक्ट आरबीआई पे क्या आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। आंसर के पीछे मत भागिए, भी क्वेश्चन देखिए, आंसर मैंने मार्क किया हुआ है, लाइक ग्रीन से 2 और 3, ये होगा। आप कंसेप्ट पहले समझिए। 2020 में एक और क्वेश्चन, वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बट कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखते हैं। इफ आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, फिर से वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं लोग। ठीक, अगर आरबीआई ने डिसाइड कर लिया कि हम एक्सपैंड करेंगे मार्केट में मनी को और फ्लो कराएंगे, तो इसमें से क्या नहीं करेगी आरबीआई, इन तीनों में से इट नॉट डू के बारे में बात हो रही है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ट्रैप को समझना। ठीक है, तो ये नॉट डू वगैरह ध्यान देना पड़ेगा हमें। इन तीनों में से आरबीआई क्या नहीं करेगी अगर उसको एक्सपैंड करना है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि और मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए आपको एमपीटी समझना पड़ेगा। व्हाट द हेल इज एमपीटी? मॉनेटरी पॉलिसी टूल। अब ये क्या है मॉनेटरी पॉलिसी टूल? अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर आते हैं, अम, जो कि की समरी नोट्स है हमारी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, दिया हुआ है, और एक और पे हम काम कर रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। उम, 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 एक सेकेंड, मैं उस पेज पे ले आता हूं आपको। रोल 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 मॉनेटरी पॉलिसी, ये है टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, ये है, देखिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी किस चिड़िया का नाम है, होती क्या है ये? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न बाय आरबीआई एक्ट 1934। ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी? अगर तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर है कि कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स टूल, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये 5 इनके बहुत कोर ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में तुमसे लिखा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि मनी के सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, विच मींस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको तुम मतलब डेफिनेटली यू शुड रिवाइज, या फिर तुम इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। जैसे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात हो रही है, तो फीचर क्या है इसके, विच मींस की इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, कैश के फ्लो को और इकोनॉमी में बढ़ाना पड़ेगा हमारे। उसके बाद हमें अपने इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। कौन कौन से इंटरेस्ट रेट? रेपो रेट, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एमएसएफ रेट, इन सब को कम करना पड़ेगा। डिमांड को बूस्ट कराना पड़ेगा। यूपीएससी में 19 और 20 में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। वहीं पे अगर हम उल्टा करेंगे, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक उल्टा। ठीक है, डिक्रीज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट रेट बॉय? ये ऊपर जो आपके मेंशन किया हुआ है, रेपो रेट इंक्रीज होगा, बैंक रेट इंक्रीज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, मुझे बताइए, अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करते हुए बैंक रेट को के इंटरेस्ट को बढ़ा रही है, तो इसका मतलब क्या करना चाह रही है? हम्म? सर भैया इंटरेस्ट बढ़ा रहा है लिक्विडिटी तो रिड्यूस करना चाह कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है सर, हम्म। मतलब हाँ, मनी रिड्यूस करना लिक्विडिटी चाहते हैं रिड्यूस इकोनॉमी में। करना चाह रहे जो मनी मार्केट में सर्कुलेशन मनी है सप्लाई इकोनॉमी में और उसको कम करना चाहते हैं सर। ठीक है, हाँ, मतलब अगर आरबीआई, देखो मैं तुम्हें केस दे रहा हूं, तुम्हें केस समझना पड़ेगा यहाँ पे गाइस। केस स्टडी यहाँ पे चल रही है टोटल, और ये पूरे यूपीएससी प्रीलिम्स में केस ही देते हैं तुम्हें, सिचुएशन। अगर ऐसा हुआ तो आरबीआई क्या करेगी, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या डिसीजन लेगी, तो क्या होगा। ठीक, तो जैसे मान लो मैंने भी आपको केस दिया, अगर ऐसा हुआ कि आरबीआई ने अ, अगर ऐसा हुआ कि रेपो रेट बढ़ गया 0.50 बेसिस पे, ठीक, तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा सर।
खत्म राइट। हो गया। राइट। देखो यही कंसेप्ट है गाइस, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तुम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी ना अभी लास्ट क्लास में, ठीक है? तो जैसे जैसे ये वाला सेक्शन घुमा रहा है, वैसे पॉलिटी में एक सेक्शन है बिल का, ठीक है? मनी बिल और फाइनेंस बिल, ठीक है तो बहुत आसान है, लेकिन टेढ़ा हो जाता है जब हम समझते नहीं है, ठीक है? कैसे टेढ़ा है? जैसे लोकसभा भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो क्या बिल जो लोकसभा से राज्यसभा में गया है उसका क्या होगा? ठीक। अगर लोकसभा का सेशन प्रोरोगेट हो गया, मान लो कि मॉनसून सेशन खत्म हो गया, वो बिल के बारे में बात नहीं हो पाई, लेकिन वो बिल एक्टिव है, तो क्या अगले सेशन तक वो बिल रहेगा? ठीक है। तो ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर इसको हम टेबल बना के अगर इत्मीनान से अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा बिल्ड होगा, और हम तुरंत, और जानते हो मैं तुम्हें एक साफ साफ चीज बता रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट आसान क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं, यहीं पर फंस जाते हैं, यहीं पर वो फंसते हैं। और यूपीएससी क्या करता है ना कि कुछ भारी भारी वर्ड यूज कर लेता है, जैसे कर्टेल डिमांड, बूस्ट डिमांड। तो आप कहेंगे अबे भाई ये कौन सा, ये क्या पूछ लिया यार, ठीक है? उर्जित पटेल जी की कमेटी 2014 में थी, उन्होंने की रिकमेंडेशन किया था इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन टू बी एंकर्ड टू हेडलाइन इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी को कहा था कि भाई आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। एनीवेज, ये मेंस ओरिएंटेड था थोड़ा सा। अब देखिए जो मैंने कंटेंट बनाया है वो क्या है, टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई, यानी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं ये, एमपीटी, जो कि मैंने उस इससे पहले आपको जिक्र किया था, ठीक है? दिस इज एमपीटी, मनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल। हर एक टूल के बारे में हमने जिक्र किया है यहाँ पे, सीआरआर, एसएलआर, एलएएफ, एमएसएफ, ठीक है, एलटीआरओ, बैंक रेट, ये सब क्या होता है, ठीक है? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी किसको कहते हैं, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी किसको कहते हैं, ओके? जैसे ये देखिए बहुत सिंपल सा है, आरबीआई का रोल इन्फ्लेशन में और करेंसी मैनेजमेंट में। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू रिड्यूस मनी सप्लाई, ठीक है? कोई मुझे बता सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज क्या होती हैं? सर ये ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं सर। मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज। सर सर ये ये बिल्स इकोनॉमी बॉन्ड्स और को उसके स्टेबल बाद रखने सर के लिए जी रखा जी जाता है। सेक्स। क्या कह रहे हो मनीष? सर ये देश के इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए रखा जाता है, गोल्ड के रूप में हो, मतलब मेटल्स के रूप में या डॉलर्स के रूप में, बहुत अलग अलग तरह का बॉन्ड्स होता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दोस्तों, एक तरीके से आप जिस लोग इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में हो गया, या फिर मसाला बॉन्ड था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। हाँ मतलब लोग खरीदते हैं, ठीक है? जैसे कोई बड़े भाई पैसे वाले लोग हो गए, इन्वेस्ट करते हैं, पीपल इन्वेस्ट इन दीज मार्केट, ओके? और ये पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, विच मीन्स कि एक तरीका है, एक जरिया है कि लोगों बड़े बड़े लोगों के पास, जिनके पास पैसा है, उनके पॉकेट से पैसे निकलवाने का, ठीक है? क्यों निकलवाने का? क्योंकि उनके पैसे को सेफ रखा जाता है, और एक फिक्स टर्म पे फिर उनको इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा वापस दिया जाता है, ठीक है? तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह वो होती है। एनीवेज, वो मैम आपको सेशन में आपको बताएंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर आप इन चीजों को, मतलब इसको, इस कंटेंट को यूज करके हमें देखना, ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ेगा कि, क्योंकि इकोनॉमी में कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कीवर्ड ही है जो कि मतलब गेम करते हैं, ऑलराइट? जैसे देखिए मनी एंड बैंकिंग, ठीक है? मनी का क्या फंक्शन है, करेंसी, डिपॉजिट, फिर क्रिप्टो करेंसी, डिमांड सप्लाई, और फिर आरबीआई, ठीक है? आरबीआई का क्या रोल है, ठीक है?
आरबीआई का क्या रोल है, मनी सप्लाई का क्या रोल है। ओके, आगे अभी इसमें आते हैं आपको। ओह सॉरी, ऑलराइट, ठीक है। जब तुमने ये दोनों समझ लिया, मतलब देख लिया, तो एक और क्वेश्चन देखो, 2022 में ये लोग क्या पूछ रहे हैं। भारत में हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो अब तो आप बता सकते हो ना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट। तो वो क्वेश्चन है जिसके लिए आप तैयार तो कर ही नहीं रहे हो। ये तो आपको अंडरस्टूड है, यहां से तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। और ये कोई बहुत पुराना थोड़ी, मेरे ख्याल 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत आपको ऐसे क्वेश्चंस में करनी है। अगर थोड़ा सा कीवर्ड दे दे रहा है कि स्टेरलाइजेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, तो पीवाई क्यू से ना हमें एक मतलब दिखता है कि ये ट्रेंड किधर जा रहा है। और ये 2023 में क्वेश्चन है, एक तो ट्रेंड किधर जा रहा है, ये लोग क्या पूछ रहे हैं, नए नए कीवर्ड, नए नए जार्गन्स आ रहे हैं इकोनॉमी के टर्म में, तो हमें समझना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट भी यहां मेंशन किया था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को यूज करके इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इफ दिस सिचुएशन हैपेंस व्हाट विल आरबीआई डू, ऐसा यूपीएससी आपसे पूछती है, ठीक है। और देखिए ध्यान से, एक तो हमने समझ लिया राइट कि आरबीआई से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी को टूल को यूज कैसे करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देख लेते हैं मनी एंड बैंकिंग में आरबीआई। ये मैंने वैसे तो 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने 2 क्वेश्चन लगाए हैं सिर्फ सैंपल के लिए। एक आया था 2022 में और एक आया था 2025 में। ओके, यहां हम लोग ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आया था कि आरबीआई मैंडेटेड ऑल लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट बीआरएसआर, ठीक है। बीआरएसआर ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है, जो कि दूसरा स्टेटमेंट है। अ कंपनी बीआरएसआर मेक्स डिस्क्लोजर दैट लार्जली अ नॉन फाइनेंशियल। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन आरबीआई मैंडेटेड ऑल लिस्टेड कंपनी, क्या आरबीआई ने मैंडेट किया है जितनी भी कंपनी लिस्टेड हैं उनको बीआरएसआर सबमिट करने के लिए? नहीं। किसने किया है? सेबी ने किया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको याद रखिएगा। आ जाइए यहां पे 2022 में पहला स्टेटमेंट पढ़िए। अच्छा, विथ रेफरेंस टू बीबीबी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इनमें से बताइए कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। ओके, हम कहते हैं ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट हमारा ठीक है। बीबीबी के बारे में ट्वेल्थ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट लाइक गवर्नर ऑफ आरबीआई इज नॉट द चेयरमैन ऑफ बीबीबी। आंसर क्या है वो अलग देखते हैं। ये लोग क्या पूछना चाह रहे हैं, ये लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि हु कंट्रोल्स व्हाट, हु रेगुलेट्स व्हाट। समझ रहे हो? आरबीआई क्या रेगुलेट करता है, सेबी क्या रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आईआरडीएआई, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या रेगुलेट करती है। समझ रहे हो? तो यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और आरबीआई और सेबी में बड़े कंफ्यूजन होते हैं भाई, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है। और सवाल कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, सवाल बस ये है कि हमें हमें हमने पढ़ा है कि नहीं इसके बारे में। ओके, सो आरबीआई वर्सेस अदर्स, इज इट आरबीआई और समवन एल्स, हु रेगुलेट्स व्हाट, ऐसे सवाल आ रहे हैं। और देखते हैं ये आप ये देखते हैं पहले तो, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस, ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2014 में। ओके, उससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, यहां पे मैंने डाला नहीं क्या, हाँ ये है ना, 2013 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। ये 2013 में क्वेश्चन आया था, ठीक है।
तो आप कहेंगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन का एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। एग्जामिनर ने देखा, उसको 2014 का क्वेश्चन बनाना था। एग्जामिनर ने देखा कि 2013 में तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा गया है, तो उसको लगा कि अब मैं क्या पूछूं। उसने कहा कि चलो हम पूछते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट किन चीजों से मिलके बनता है। अब ये देखिए भाई, इसने 14 में ये पूछ दिया कि विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूट होता है करंट अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट किन किन चीजों से बनता है यहाँ पे। तो एक ये हो गया बैलेंस ट्रेड हो गया, और ये बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जो भी हो गया, जो इसका आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है। तो कैसे ये लोग क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि देखते हैं कि सही सवाल पूछा है तो सही जवाब क्या है, नहीं। तुम देखो कि अगले साल ना तुमसे पूछ देगा, जो तुम्हारे आंखों के सामने इर्द गिर्द, तुम्हारे आंखों के सामने वो पीडीएफ घूम रही है, उसी में से आएगा क्वेश्चन। और 2013 में कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछ दिया, यानी कि जो एग्जामिनर था उसने देखा कि दो क्वेश्चन तो इन लोगों ने पूछा है, एक बैलेंस पेमेंट किसको कहते हैं, और 13 में ही देखा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट दी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसने कहा कि तुम क्वेश्चन 2014 में बता दो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट दी करंट अकाउंट। लो भाई, आ गया क्वेश्चन। ओके, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, अपने नोट्स में या अपने दिमाग में बैठा लें कि इनमें से क्या मिलके बनता है कैपिटल अकाउंट, इसमें से क्या मिलके बनता है करंट अकाउंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब मैम आपको पढ़ाएंगी तो आपका दिमाग एकदम यही रहेगा कि यार कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे। ओके, अब देखिए ये चार क्वेश्चन देख रहे हो, 2010, 2011, 2012 और 2020 का, ये सॉरी, सारा जो है वो क्या है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और तुम एक बहुत अच्छा नोट्स बना सकती हो, तुम पता है तुम्हें एफडीआई के ऊपर कैसे बना सकती हो। इन चारों क्वेश्चन का आंसर निकालो और एफडीआई लिखो टॉपिक, और जो इसके आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसके आंसर से तुम नोट बनाओ ना। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल एक डिस्कस कर लेते हैं, चलो। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2010 में पूछा गया था, जब आप नन्हे मुन्ने थे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे 2010 में। ठीक है, उस टाइम का ये क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ी डील हुई है, एफडीआई टू इंडिया कम्स फ्रॉम मॉरिशियस देन फ्रॉम एनी मेजर एंड मैच्योर इकोनॉमीज लाइक यूके एंड फ्रांस। वाई? इनका कहना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितना यूके फ्रांस से नहीं आता, उससे ज्यादा मॉरिशस से आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया उस टाइम पे टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन किया था मॉरिशस के साथ, इस वजह से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, ना इधर से ना उधर से, कोई टैक्स टुक्स नहीं लगेगा, चलो भाई ट्रेड करते हैं। ओके, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही थी। और देखो आगे 2011 में क्या पूछा है, एफडीआई और एफआईआई के बीच में डिफरेंस पूछा है। ओके, समझ में आ रहा है? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लियर है? एफडीआई यस सर। एफआईआई के यस बीच में, सर। एफडीआई और एफआईआई के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, ये अलग सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत पहले 2011 में पूछा था। एक स्टेटमेंट यहां दे दिया, फिर उन्होंने बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एफडीआई और एफआईआई। ओके, तो आप ये कहेंगे डी इसका आंसर था कि एफडीआई, सॉरी, एफआईआई इज मोर स्टेबल देन एफडीआई। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है क्या है, कि जाके देखना ये है क्या एफआईआई। जानते हो क्यों? बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन कभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से नहीं पूछा है यूपीएससी ने। ओके, और मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे करने के लिए, क्योंकि एफडीआई इनका बहुत मतलब हाई प्रायोरिटी टॉपिक है। ये तो मैंने सिर्फ चार डाला है, कम से कम 6-7 क्वेश्चन पूछे इन लोगों ने। अच्छा ये देखिए 2012 में क्या पूछा है, इनमें से, इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया। ऐसे मान लो कि एफडीआई हो रहा है,
कि फलाने कंपनी ने भारत में मोटा पैसा डालने की कोशिश की है, ठीक है? तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कैसे पैसे वो डाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, वो लोग डाल सकते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, उसकी सब्सिडरी, केपीएमजी हो गया, उसकी सब्सिडरी अगर इंडिया में, डेलॉइट हो गया, उसकी सब्सिडरी इंडिया में। हेलो, आ रहे हैं समझ में? ठीक है, चलो। कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, वहां पर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, आओ 2020 में देखते हैं। 2012 के बाद 2020 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन पूछा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रही है, बताओ उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेजर फीचर्स क्या है? ओके, इन चारों में से आपको फीचर बताने हैं। ओके, तो ये इसका जो आंसर क्या था, बी, इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। अच्छा, जब भी कभी आता है ना ये सब, आपके लिए बड़ा अच्छा कीवर्ड है, नॉन डेट कैपिटल फ्लो। कोई बता सकता है नॉन डेट का मतलब क्या होगा? बिना लिए मतलब डेप्ट। कर्जा कम होता है। उधार में कम होगा सर। और कैपिटल फ्लो का मतलब? ये मनी की क्या बोलते हैं, फ्लुएंस हो जाएगा, यानी हमारे पे ज्यादा मनी आ जाएंगे। सर मतलब कैपिटल फ्लो मतलब मनी जो मार्केट में फ्लो करते रहता है ब्लर की तरह। ब्लड की तरह? The ऐसे movement ज्यादा money सर क्लियर with the कोट कर दिया। इस इन्फ्लेशन बढ़ता है। invest. इसका इसका सबसे सीधा मतलब होता है कि मनी अगर उस कंट्री में आ रही है, लेकिन कंट्री जो है वो पे बैक नहीं करेगा। समझ रहे हो? नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो का मतलब कि वो पैसा उस कंट्री में गया, लेकिन वो कंट्री बाउंड नहीं है कि वो फिर से वो वही पैसा जो है वो प्रीपे करने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो होता नहीं, आपने सुना है ना कि $1 बिलियन स्पेंड कर दिया, तो क्या वो बाहर की कंपनी अपने सब्सिडरी ब्रांच दूसरे कंट्री में मतलब दे रही है उसको, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्ट कर रही है। तो वो इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनी अगर कमा पाए ना कमा पाए, तो इंडिया फिर थोड़ी पैसा देगी उनको। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? इसको हम लोग एफपीआई भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया क्या होता है नॉन डेप्ट में, कि भाई रीपेमेंट का कोई सरदर्द नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट का प्रेशर नहीं होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मस्त रहता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ना, यही छोटी छोटी चीजें जो हमें समझनी पड़ेंगी। समझ में आ गया? एफडीआई का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो मैंने आपको बताया है अभी 2 लाइन में, यही फायदा है इसका। ओके, चलिए, ये हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो अगर तुमने एफडीआई लिख दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब तुमने पीवाईक्यू देखा, सारे पीवाईक्यू तुमने देख लिया एफडीआई के ऊपर, ठीक है? अब तुम नोट्स बना रहे हो, एफडीआई का मतलब क्या होता है, कोर इंपॉर्टेंट क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्या क्या मिलके किस किस कंपनी में इसको डाला जा सकता है इसका पैसा। तो डोंट यू थिंक ये तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स रहेगा? डोंट यू थिंक यार ये तो मतलब बहुत तगड़ा है ये तो यार, यहां से तुम्हारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, राइट? फिर तुमने डिफरेंस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का डिफरेंस क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अच्छा, एक ये भी किताब है भाई अपनी विवेक सर की, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये मैं रेकमेंड करता हूँ इसके लिए, इकोनॉमी के लिए, स्टैंडर्ड सोर्स अगर आपको पढ़ने हैं
तो ये मैं रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये बहुत लेमन इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, जो कि मैंने भी पढ़ा है और बहुत सही है उसमें। अगर आपको कोई और किताब सूट करती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, कि टॉपिक का कवरेज है कि नहीं इसमें। बाकी तो सब सारे बुक में सारे बुक लगभग ठीक ही होती हैं, बस लैंग्वेज इजी डिफिकल्ट टफ होती है। हमें देखना है कि हमारा काम लायक चीज है कि नहीं। मनी एंड बैंकिंग समझाया है कि नहीं समझाया है इसमें, हमें इन्फ्लेशन इसमें समझाया है कि नहीं समझाया है इसमें। ठीक है। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर अब जो टाइम आ चुका है करंट अफेयर का, वो है पीटी का। ठीक। चाहे आप मतलब किसी की भी पीटी ले सकते हैं, हम भी रिलीज करेंगे मार्च में। हम तो पूरा सेशन लेंगे करंट अफेयर के लिए, इकोनॉमी का पिछले एक साल का। आप वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। कोई मृणाल सर को फॉलो कर रहा है तो उनकी विन सीरीज फॉलो कर सकता है मृणाल सर की, बट कोई एक, नॉट एवरीथिंग। ओके। और रही बात इकोनॉमिक सर्वे और बजट की, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, खुद से मत करिएगा इसको। या फिर कहीं पे यूट्यूब पे कोई अच्छा लेक्चर मिल गया तो देख लीजिएगा, अदरवाइज खुद से प्लीज मत करिएगा, बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है। और रही बात बजट की, ओके, बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हाई प्रायोरिटी है, यानी कि टॉप 3 माइक्रो टॉपिक है हमारा, जहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ओके। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस ओके। कौन है ये लोग भाई? प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट। हाँ। सर ठीक। फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट। ठीक। सो ये जो बजट का पूरा प्रोसीजर है, बजट मतलब प्रियंका मैम आपको बताएंगी, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि बजट को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। बजट को समझने से पहले हमें कुछ कीवर्ड समझने पड़ेंगे। कीवर्ड कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हमने एक कंटेंट बनाया हुआ है उसके ऊपर, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। और इंग्लिश हिंदी दोनों में हमने कहीं भेजा नहीं है अभी, लेकिन हमने जस्ट अभी प्रिपेयर हुआ है वो। मैं आपके साथ पॉलिटी 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 बजट, ये मैं अभी अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ये आया। ओके। ओके, यूनियन बजट 2026 हाईलाइट। कौन है भाई? हम्म। ओके गाइस, तो ये हमारा बजट है। अम, बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में, 18 पेजेस ही हैं कुल मिला के। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ मेंशन कराया है। अरे भाई एक सेकेंड। कि बजट का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या है। ठीक है, कि शुरू से लेकर अभी अंत तक कौन शुरू किया था? जेम्स विलियन ने शुरू किया था। ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस से पहले बजट किस लिए फोकस किया जाता था? इंडिपेंडेंस से पहले बजट जो है वो मिलिट्री के एक्सपेंडिचर के लिए, रेवेन्यू के एक्सट्रैक्शन के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव चले, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन चले, उस पर फोकस किया जाता था। फिर पहला बजट जो आजादी के बाद, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जिन्होंने लिया था, वो थे आर के शान मुखम, शान मुखम शेट्टी।
फिर उसके बाद बजट का प्लानिंग एरा था 1950 से 1980, फिर 5 ईयर प्लान के तहत हम लोग एग्जीक्यूट कराते थे। ठीक है, हम पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सोशल सेक्टर हो गया, वेलफेयर के लिए। ठीक, ये मामला था पूरा। आज जो फेज है वो कंटेम्पररी फेज है। कंटेम्पररी फेज का मतलब जहां पर हम फोकस कर रहे हैं समावेशी विकास का, जहां हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, वो खर्चा जो कि लॉन्ग टर्म और कैपिटल बने हमारा। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस की बात हो रहे हैं, ग्रीन ट्रांजिशन की बात, और राजकोषीय यानी कि फिजिकल कंसोलिडेशन की बात हो रही है। ये आर्टिकल देखिए, इस आर्टिकल से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इससे, इससे, और 266 से भी पूछे हुए हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से। ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि बजट से रिलेटेड है। ओके, फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और मतलब क्यों जरूरी है बजट, इनके लिए जरूरी है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, बजट कैसे प्रिपेयर होता है, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है, हाउ द यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड, कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे संसद में, कब प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनियन बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब दिया हुआ है। अच्छा, ये आप देखिए, ये कीवर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा नॉन डेट रिसीट्स, अब आपको समझ में आया नॉन डेट रिसीट्स का मतलब क्या होता है। समझ में आया नॉन डेट रिसीट, जो कि मैंने अभी आपको हाँ बताया भैया। था, जहां पर गवर्नमेंट इनकम विदाउट बोरोइंग, किसी से लेना ना पड़े, लेकिन गवर्नमेंट इनकम कर रही है, मेनली कहां से, टैक्सेस से और नॉन टैक्स सोर्सेस से। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लो, नॉन डेट बोरोइंग का मतलब, एक तरीके नॉन डेट रिसीट का मतलब हो गया कि भाई गवर्नमेंट को मतलब ना खरीदना पड़ रहा है ना रीपे करना पड़ रहा है, लेना देना ही नहीं है, मतलब गवर्नमेंट फायदे में है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, देन नेट टैक्स कितना है। तो यूजफुल फॉर प्रीलिम्स क्या है, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑन फिजिकल टर्म्स मेनली, जो हमने ये देखिए, ये सब कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, ये सब मैम आपको पढ़ाएंगी अंदर, किसी को अगर लगता है कि नहीं मेरे को नहीं आता है, मैं ऐसा ऐसा हूं, तो आपको मैम बताएंगी अंदर। लेकिन मैं आपको ओरिएंटेशन में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बार बार वो चीज क्लिक हो कि ये इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेफिसिट जैसी चीजें इंपॉर्टेंट है, आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी। ठीक है, तो यहां से 3 टेकअवेज हमने कराए थे कि भाई जो 3 कर्तव्य की बात की थी निर्मला सीतारमन जी ने, तो वो सारे यहां पर हैं। एनीवेज, तो ये डॉक्यूमेंट तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मैं बस उसको बताना चाह रहा हूं आपको बजट से रिलेटेड कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना हो सकता है। लेकिन ये लोग पूछते क्या है बजट में, दे डोंट आस्क बजट नंबर, दे डोंट आस्क कि कौन से स्कीम में कितना फंड एलोकेट किया गया है, कोई मंत्री की स्पीच के बारे में नहीं पूछता है, न ही आपको थीम और हाईलाइट पूछा जाएगा बजट से रिलेटेड। व्हाट यूपीएससी वांट्स यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बजट इज कंसेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक्चुअली ये पूछते हैं कि हाउ गवर्नमेंट मैनेजेस मनी रिस्पॉन्सिबली, नॉट हाउ मच मनी इट स्पेंड्स। जो पैसा है उसको कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार कहां 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 यूज कर रही है, उसको यूज करने का तरीका क्या है। ठीक है, और क्या अधिकार मिलता है, कहां से फाइनेंस मिनिस्टर को अधिकार मिलता है, संसद को कहां से अधिकार मिलता है इन पैसे को खर्च करने का, ये सब दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग आते हैं हाँ। क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नालो डो यार आपके ये देख सकते हैं 2024 में आया था, जो कि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन था ये। अ, इसका आंसर है सी, यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर है ये और ये दोनों। लेकिन अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे तो फिर इसका आंसर ये गलत होगा और ये सही होगा। क्यों सही होगा अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन बजट से रिलेटेड सवाल आया है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि क्वेश्चन क्या है, आपको ये देखना कि बजट से कैसे सवाल आ रहे हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल 112 से पूछा गया है, ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया आर्टिकल 113 से। ठीक, क्या पूछा गया है, यूनियन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोले तो बजट, वी ऑल नो कि बजट इज नॉट मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। तो ये कह रहे हैं कि
प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे निर्मला सीतारमन जी बजट पेश करती हैं बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और आर्टिकल 112 जो संविधान का है वो लिखा है यहां पर प्रेसिडेंट, जो कि आपने ऊपर देखा भी है। ठीक है, कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट लेज द यूनियन बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों हाउस के सामने। लेकिन यूपीएससी ने कहा है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला पहला वाला। इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, मतलब यूपीएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। लेकिन अगर हम इसके पीछे लॉजिक देखेंगे कि क्या लॉजिक इन लोगों ने यूज किया है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन को डिलीट भी नहीं किया है, मतलब उन्होंने उसका आंसर सी ही बोला है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमने लॉजिक ढूंढा, लॉजिक में यह निकल कर आया कि फाइनेंस मिनिस्टर एक रिप्रेजेंटेटिव है एग्जीक्यूटिव का, राइट? एक प्रतिनिधि है जो एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे यहाँ। एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन से हैं? पीएम है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, राइट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक फाइनेंस मिनिस्टर भी आती है। तो एक एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रही है कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये पॉलिटिकली ये स्टेटमेंट थोड़ा ठीक लगता है देखने से। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्राइम मिनिस्टर को और क्या कहा जाता है गाइस? हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड। हेड ऑफ द गवर्नमेंट। de एग्जीक्यूटिव facto हेड, executive. डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, राइट? हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे ऊपर, राइट? तो ऐसे कहते हुए ये स्टेटमेंट फिर ठीक लगता है कि पॉलिटिकली ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बाय द लॉ जाना चाहिए, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन जाना चाहिए। मतलब यूपीएससी को ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग है। विच मीन्स यूपीएससी के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट यहां दोनों होना चाहिए। ओके, अब क्या है क्या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन हमें बाय द बुक जाना चाहिए, यानी कि आर्टिकल 112 जो कहता है हमसे। एनीवेज, सो वो छोड़िए, आप देखिए कि सवाल कहां से आ रहा है। तो आर्टिकल 112 से सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद ये क्वेश्चन आर्टिकल 113 कि प्रेसिडेंट मतलब नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी डिमांड मतलब कोई भी ग्रांट की डिमांड नहीं होगी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट रेकमेंड करेंगे तो फिर ग्रांट की डिमांड की जा सकती है किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये सही है, आर्टिकल 113 में बताया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो 2020 में ये तीनों स्टेटमेंट देख रहे हो, इन तीनों स्टेटमेंट में बी और सी आर्टिकल 112 113 लिखा है। 2024 में एक स्टेटमेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, एक यहां से क्वेश्चन बनता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो यस लेडीज एंड सर। जेंटलमैन, ओके। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये सवाल सिंपल है, बस ये कह रहा है कि निर्मला सीतारमन जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट पेश करते टाइम पे और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो पेश करती हैं, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ऐसा करने से वो बाध्य हैं। क्यों बाध्य हैं? तो इस वजह से बाध्य हैं, मैंडेट है। क्या है ये? ये है एफआरबीएम एक्ट, प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। समझ में आ रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये क्या एक्ट है? ये वो एक्ट है यस सर। कि सरकार कहीं बहुत ज्यादा ओवर स्पेंडिंग ना करे, बहुत खर्चा ना कर दे, फ्यूचर जनरेशन के लिए इतना कर्ज ना लेकर आ जाए। ये वो एक्ट है। ऐसा ही कुछ एक्ट पाकिस्तान में और श्रीलंका में मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कर्ज अपने सर पे ले रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए नॉन डेट नहीं ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं। और ये एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि सरकार अपने हद में रहे, बहुत ज्यादा कहीं से बोरो ना कर ले, बहुत ज्यादा कहीं पे खर्च ना कर दे। इसीलिए यहां पे इस एक्ट का नाम ही है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट का मैनेजमेंट एक्ट। तो जब 2020 में एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना था, 2020 देखा ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, फिर देखा कि यार कभी 112 113 से क्वेश्चन नहीं आया, तो 2024 वाले टर्म में उसने डाल दिया।
अब तुम लोग की जिम्मेदारी है 110 क्या है, पढ़ो जाके। 110 क्लॉज 1 आर्टिकल व्हाट टॉक्स अबाउट। तुम लोग ये भी जाके पढ़ो, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, व्हाट द हेल इज दिस। ओके, चलो, ये समझ में आ गया। एफआरबीएम एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे, एफआरबीएम से। एंड दिस इज नॉट ओनली इन प्री, बल्कि मेंस में भी। तुम ये वाला क्वेश्चन देखोगी तो यहां पर भी एफआरबीएम ही चर्चे में है। अगर तुमको लगता है ना कि नहीं, मैं कहां से पढ़ूं, एफआरबीएम एक्ट क्या होता है, भाई प्रीलिम्स के जो राइट आंसर है ना वही तुम्हारे नोट्स भी हैं, तो तुम कहीं और मत जाओ, यही नोट्स बना लो अपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना, यही तुम्हारे नोट्स भी हैं। हाँ, डेफिनेटली वैल्यू ऐड करने के लिए थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह कर सकते हो, लेकिन जो यूपीएससी ने पूछ दिया है वो तो इंपॉर्टेंट हो गया ना भाई, यही तुम्हारे नोट्स है ना। जैसे ये स्टेटमेंट 3 देखो, इसका आंसर सही है, 1 और 3 सही है। तो स्टेटमेंट 3 क्या कहता है, संविधान के हिसाब से स्टेट अगर लोन किसी को, मतलब लोन दे रहा है, तो वो सेंटर गवर्नमेंट की कंसेंट लेगा। ठीक है, स्टेट अगर कोई बहुत बड़ा लोन दे रहा है किसी को, तो वो सेंटर गवर्नमेंट की कंसेंट लेगा फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू इट्स लेटर। ये 2010 का क्वेश्चन था, जो उस साल आया था। एफआरबीएम 2010 बहुत पुराना टाइम हो गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट स्टिपुलेटेड इन द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कि उसमें उस साल मेंशन नहीं की गई थी एफआरबीएम एक्ट में। तो आप ये कहेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ प्राइमरी डेफिसिट वाज नॉट। तो खैर ये तो उस टाइम का है, लेकिन ओके, ये थोड़ा सा लिटरेचर था एनीवेज। अब देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए, 2010 का ये क्वेश्चन था। इनमें से, इन चारों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है बजट को प्रिपेयर करने का, प्रेजेंट करने का? कोई मुझे बता सकता है? सर बी, इकोनॉमिक अफेयर्स। राइट, ठीक है। अब आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़िए, 2015 का ये वाला, सही है गलत है? हम्म? अरे भाई इतना टाइम लग रहा है क्या? गलत है सर। सर ओनली टू, ओनली सी, मतलब सी। वो तो ठीक है, मैंने बोला ही नहीं सॉल्व करने के लिए, मैंने बोला ये स्टेटमेंट पढ़ो, हाँ पढ़ लिया सर। है ना? हाँ कोई सिमिलैरिटी लग रही है अभी जो मैंने बताया था और ये? हाँ हाँ नो। हाँ सर, लग रहा है। इज द सेम क्वेश्चन, 2010 में लोगों ने ऐसे पूछा और सेम 2015 क्वेश्चन को में क्वेश्चन बना दिया सर, पॉइंट को। हाँ स्टेटमेंट बना दिया उसका। हाँ स्टेट। इनकरेक्ट, यहां पर क्या होगा, इकोनॉमिक अफेयर्स होगा। एग्जैक्टली। नाउ अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट डिफरेंस क्या है, ये तुम लोग लिख सकते हो, मैम पढ़ाएंगे भी। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जब हमें यह पता होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन था, तुरंत सॉल्व हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि लल्लू क्वेश्चन तुम यहां पे वो कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तुमको इतना तो पता होगा कि भाई कौन बनाता है हमारा बजट। ठीक है, 1 गलत हो गया, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, बचा सिर्फ हमारा 2 और 3। ठीक, यहां से तुम एलिमिनेट कर सकते हो। अगर कंसेप्ट है तो हम एलिमिनेट चीजें कर सकते हैं। ओके ओके, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये तीनों इंक्लूड होंगे, तो आपको पता हो, नोट्स बना लो यहीं से कि कैपिटल बजट
भारत सरकार में जो कैपिटल बजट है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ये सारी चीजें इंक्लूड है। रोड बिल्डिंग मशीन के ऊपर जो हम खर्चा करते हैं या उनको एक्वायर करते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से जो हम लोग लोन रिसीव करते हैं, लोन एंड एडवांस जो ग्रांट करते हैं हम उनको, स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को, दे आर ऑल कम्स अंडर कैपिटल बजट। ओके, अब आप दो क्वेश्चन और देखिएगा। ये क्वेश्चन बजट का ही है, ध्यान से देखना। ये 2015 में पूछा गया था। ओके, ये क्या पूछ रहा है आपसे? देयर हैज बीन परसिस्टेंट बजट डेफिसिट ईयर आफ्टर ईयर। बजट डेफिसिट का मतलब क्या होगा? फटाफट, बजट डेफिसिट का मतलब? Negative Sir, budget. expenditure is more than the receipt. More boring than the expenditure. More expense. है ना? तो लगातार ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर हमारा बजट डेफिसिट हो रहा है। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, रिड्यूस करेगी, जिसको जो डेफिसिट को रिड्यूस कर सकता है? अब देखो ये इट्स नॉट कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लॉजिक के बेस पे, जस्ट एन FYI। तुम खुद सोच के देखो कि अगर सरकार नई वेलफेयर स्कीम लेकर आएगी तो भाई पैसा तो मोटा लगेगा ना उसमें। तो ये रिड्यूस करेगा डेफिसिट की ओर बढ़ाएगा? बढ़ाएगा सर। राइट। थर्ड Only ऑप्शन। one, sir. सबसे बढ़िया, Three. सबसे बढ़िया क्या है, तुम्हें ये पता है कि ये तो बिल्कुल होगा, राइट? रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर 1 और 3 सर। चलो सी मान वाला। लेते हैं 1, तुमने कहा 1, 1 तो श्योर हो, तो तुमने एलिमिनेट कर दिया, इनको एलिमिनेट कर दिया। तुम्हारे पास 3 बचा, तो तुम्हें यह पता है कि मोर देन 1 तो होगा, मतलब देर इज डेफिनेटली अ चांस मोर देन 1, क्योंकि एक तो इसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। देन यू हैव 3 ऑप्शंस, जिसमें कि एक 3 के साथ है। ठीक, तो फिर तुम कहोगे एक्सपैंड करेंगे अगर हम इंडस्ट्री को, तो क्या सर वो पैसे हमारा भाई रिड्यूस थोड़ी होगा डेफिसिट, और बढ़ेगा? बढ़ जाएगा तो तो इंडस्ट्रीज योर को। आंसर शुड बी 1 and 3। इफ गवर्नमेंट डज दिस, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ये यूपीएससी एक फॉलो कर रही है अपना पैटर्न। इफ गवर्नमेंट इज डूइंग दिस, देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? इसके बाद क्या होगा? कॉज एंड इफेक्ट थिंकिंग बजट में। अब चलो इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ये सेम क्वेश्चन है? Sir, Yes, sir. also Yes, sir. या कुछ चेंजेस हैं? reducing import duty भी ऐड है इसमें सर। एग्जैक्टली, विच मीन्स ये नया क्वेश्चन है, नए साल में आया है, दूसरे साल में। इसका सही जवाब क्या होगा? All सेम four. वही, सेम वही। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम तो फिर गलत हो गया ना, ये तो है ही नहीं, रिड्यूस कैसे होगा? Right, right. राइट। और इंपोर्ट ड्यूटी को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं बाबा, तो बेकार चीज है ना वो तो। मतलब कोई कंट्री भारत में सामान भेज रही है और हम इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो उसके अंदर लॉस अपना ही है, क्योंकि वो टैक्स फिर जो भी लगता है वो नहीं मिलता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आया आपको चीजें क्या है, कैसे क्वेश्चन बजट से लोग पूछ रहे हैं? ठीक है। और विच मीन्स ऑल टुगेदर, एक तो हमें ग्रांट्स के बारे में, डिमांड ऑफ ग्रांट क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में हमें देखना है। ठीक है। देन
इसका जो आर्टिकल हमने पढ़ा था, आर्टिकल 112 113, इन सब से रिलेटेड हमें पढ़ना है। हाउ डेफिसिट इज रिड्यूस, कैसे डेफिसिट को रिड्यूस कर सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इनके बीच में क्या, इसका क्या डेफिनेशन है, मीनिंग क्या है, ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। ये जो की टर्म्स, रिवीजन की टर्म्स हैं, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्दो और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि माइक्रो समरी नोट्स हमारी आ रही हैं, उसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें भी मिल जाएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। एक मैं आपको दिखाना चाहता हूं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। कहाँ आएगा, कहाँ आएगा ये इन्फ्लेशन, यहां चलते हैं। ओके, ये तो हमारी माइक्रो थीम आपके सबके पास है, इन्फ्लेशन। हर साल एक क्वेश्चन आना तय है, डन। अब देखिए यहां क्या लिखा है। डिमांड पुल फैक्टर क्या होता है, इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इन्फ्लेशन इंडिसेस क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। ओके। और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये कहां से आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, आप यहां पर आइए। ये कहां गया अपना, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। ये आप देखिए, ये कंटेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये टाइप है। ओके, ये इसका मीनिंग है, ये इसका रीजन है, ये इसका फीचर है, और फिर ये है इफेक्ट ऑन इकोनॉमी और अफेक्ट ऑन कंज्यूमर। दो चीजें हैं, एक को एग्जांपल से समझते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब महंगाई तब बढ़ेगी जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि रॉ मटेरियल, सैलरी, ये सब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी आगे। प्राइस राइज बिकॉज प्रोड्यूसर्स पास ऑन हायर कॉस्ट टू कंज्यूमर, कि आप एक एंड यूजर हो, आपने अगर कोई कपड़ा अब लिया है, तो पहले वो लगभग 1,000 में आपको जीन्स पैंट मिल जाती थी, अब वो लगभग 1,500 में मिल रही है। क्यों? क्या वो जो दुकान वाला बंदा है, क्या वो महंगा बेच रहा है? हो सकता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम हो सकती है इन्फ्लेशन कि पीछे से ही माल जो है महंगा आ रहा है, रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है। ठीक। इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे, कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। लोग नहीं खरीदेंगे, पैसा नहीं है लोगों के पास, कहां से खरीदेंगे। कंज्यूमर में हायर प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड लीडिंग टू रिड्यूस परचेजिंग पावर। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो ये कंटेंट आपको मिलेगा कि अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जैसा कंसेप्ट है, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंज्यूमर पे क्या आएगा, डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या आएगा। ये स्टैगफ्लेशन, ये आ चुका है यूपीएससी में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। खूब महंगाई भी है और खूब बेरोजगारी भी है। कोई एक कंट्री बता सकते हो मुझे जहां पर स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन है, खूब महंगाई भी है और खूब ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी है। The पाकिस्तान। Pakistan. पाकिस्तान से। ठीक है, अब बिग एग्जांपल फिर, और उसके बाद श्रीलंका भी था थोड़े टाइम पहले। ठीक है। पहले भी तो हिस्ट्री में ऐसा हुआ है जर्मनी में। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज, अभी फ्रांस में कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था, खूब महंगाई है और भारी अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रांस में भी हो रहा था ऐसा, बट अब कर्व अब रुक गया है। तो आप देखिए कि इसका क्या मतलब है, यानी कि क्या था ये, सर मीनिंग रीजन। वेनेजुएला भी तो था आई गेस. वेनेजुएला भी कर सकती हो, हाँ, एक एग्जांपल है वहां पे। रीजन क्या है, ऑकर व्हेन सप्लाई शॉक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो, ग्रोथ ऑकर साइमल्टेनियसली। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन विथ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कपल्ड विथ राइजिंग, यानी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, नेगेटिव इकोनॉमी ग्रोथ जाएगी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर पे क्या पड़ेगा, भाई खरीद नहीं पाएगा कुछ, और अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल क्या ही खरीद पाएगा, राइट। WPI क्या होता है, तो ये कंटेंट यहां से आपको मिलेगा जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इकोनॉमी का जो मैंने वहां पे दिखाया था आपको। और भी इसमें कुछ काम की और चीजें थी,
बेसल नॉर्म्स। ऑल राइट, ये एरिया जो आपका आपके पास है, दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इशूड बाय द गवर्नमेंट, ये आपके हाई प्रायोरिटी है बॉस। ये जो सेकंड नंबर पे ये आता है, जो मैंने वहां दिखाया था आपको, ट्रेड एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, उसके अंदर आता है ये। एनीवेज, खैर मैडम आपको पढ़ाएंगी ये सारी चीजें, लेकिन ये देखिए, ये कीवर्ड्स हैं। अगर आपको समझना है ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ये लिखा हुआ है। पांडा बॉन्ड क्या होता है, लिखा हुआ है। एलिफेंट बॉन्ड, मुन्नी बॉन्ड, महाराजा बॉन्ड, उदय बॉन्ड, ठीक है, जेम्स बॉन्ड, सारे बॉन्ड यहां मेंशन है भाई। ठीक, तो ये पढ़ो और क्लैरिटी ले आओ। नाउ, सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट, रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट। व्हाट आर द कॉमन टर्मिनोलॉजीज? ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन में दिखने को मिल सकते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज क्या है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट, अब भी मुझे बता दो, कोई मुझे बता दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट? सर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्या है? हम्म सर कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है सर, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी, और फिर सर ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब सर हम्म मनी मार्केट में आएगा। और कैपिटल मार्केट सर लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है सर, मतलब हम्म लॉन्ग टर्म का है। जिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, जो सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसका हम्म कम से कम टेन्योर मतलब 10 साल ऐसे रहता ही है सर, तो वो वाला मनी हम्म मार्केट है, कैपिटल मार्केट है सर। हम्म। ये जो आप देख रहे हो सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड मनी मार्केट। ओके, सिक्योरिटी मार्केट दोनों होता है, यानी कि लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? जैसे मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर मैंने कहीं पे कोई शेयर ले लिया, ठीक। आजकल वो चलता है ना ईटी मनी पे, या फिर आप ग्रो पे आपने वो म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, लगभग 5 6 1 साल 2 साल, बेर मिनिमम 1 साल तक का होता है कि मोर देन 1 ईयर अगर आपने किया हुआ है तो वो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी स्पेंड किए हुए हैं तो भी वो कैपिटल मार्केट में आएगा, क्योंकि आप 1 साल से ज्यादा शेयर कर रहे हो, ठीक है। वहीं अगर हम मनी मार्केट में बात करते हैं, तो मनी मार्केट में आपका बिल्स वगैरह आता है, ट्रेजरी बिल्स हो गया, जैसे कॉल मनी वगैरह होता है, ये सब एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा खर्च करने के लिए आपको पैसा चाहिए भाई, तो वो शॉर्ट टर्म में आता है, तो इसलिए उसको हम लोग मनी मार्केट कहते हैं। अ, ठीक है। और सिक्योरिटीज तो इट्स लाइक कॉमन, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये क्या था, फिजिकल पॉलिसी। अब देखिए यहां पर फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ठीक। प्राइमरी गोल क्या है फिजिकल पॉलिसी का, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक। फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कितने कितने टाइप के फिजिकल पॉलिसी अभी हमने देखा था, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, एक्सपेंशन और कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। देन डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी, नॉन डिस्क्रिशनरी होता है, टेम्पररी फिजिकल पॉलिसी, ओके। बस आपको दो तीन चीजें, एक तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्राडिक्टरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी ये तो बस एक वो है, टैक्सेशन का फर्क है, आप पढ़ सकते हैं। टाइप ऑफ टैक्सेशन, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चा बजट को समझना चाहता है वो पहले ये समझ ले, है ना, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, ठीक। तो क्योंकि बजट में इन सारी चीजों को मेंशन किया जाता है, और जब हम नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। ये देखिए, ये यहां से शुरू होता है हमारा गवर्नमेंट बजटिंग का पूरा, ठीक। तो रेवेन्यू रिसीट किसको कहते हैं, ओके। कैपिटल रिसीट किसको कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं,
तो ये सारा कंटेंट आपको यहां मिल जाएगा, मैं बस आपको बता रहा हूँ। ओके नाउ, अच्छा ये हैं आपकी प्रियंका मैडम, जो कि आपको क्लास में पढ़ाए उड़ाएंगी। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है इनसे, तो वो तो उन लोगों को पता है कि मैम कैसा पढ़ाती हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए पहली बार होगा इनके इंटरेक्शन। सो टुमारो शी विल बी टीचिंग यू। ऑलरेडी इनका जीएस एथिक्स में और एसए में हाईएस्ट काफी अच्छे मार्क्स थे, मतलब 100 120 30 120 से ऊपर मार्क्स थे। एनीवेज, खैर वो तो आप लोग 4 तारीख को आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा मैम से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं। अम, हम्म, 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 सर आपको लगता है में आपकी कोर्स के बारे आवाज में, आवाज नहीं आ रही है। मतलब सर मेरा ये पूछना था कि आपको लगता है इस बार यूपीएससी बजट के ऊपर पूछेगा कि कौन कौन से जो बोर्ड्स है प्रीवियस बजट और इस बजट में, जैसे पिछले बार मखाना बोर्ड आया था, इस बार कोकोनट है, उसके ऊपर बात चल रही है। फिर कोको और काजू जो है इनके ऊपर भी बहुत फोकस किया जा रहा है। नहीं मतलब यार देखो, ऐसे तो हम दे कैन आस्क दे कैन नॉट आस्क, लेकिन हमारा है कि हमें इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए तो हमने, हाँ इसीलिए तो प्रीवियस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर दी लाइक गाइड करते हैं हमें। ठीक है, तो मैं आपको ओके। इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए ये सेक्शन, ये सेशन इसलिए रखा है कि आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। देर आर सेट चैप्टर्स, पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबका एक तरीका है, पैटर्न है, तो हमें उनको बहुत बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में मत रहना, लिमिटेड पढ़ना है हमें। और मतलब मैं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है पूरी ट्रेंड की कि कैसे ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, जैसे ये देखिए 2000, ये वाला देख लेते हैं 2020 में। ठीक है, दिस इज अ ब्लेंड, आईआर प्लस इकोनॉमी। ठीक है, 2020 में गोल्ड ट्रांच क्या होता है, रिजर्व ट्रांच, इट्स रेफर्स टू व्हाट, बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे इसको। इट्स अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास लोन देने का अलग अलग प्रक्रिया है, ये क्रेडिट सिस्टम है जो कि अपने आईएमएफ में जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको देता है ये। 2022 में फिर क्या पूछा, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप कहेंगे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी कि अब समझ में आ गया क्या पूछ रहे हैं। ये वो पूछना चाह रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ये लोग जो पैसा देती हैं दूसरे कंट्रीज को, तो उस पैसा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, किस फैसिलिटी के थ्रू ये लोग देते हैं, क्या कहते हैं उस कीवर्ड को। तो आईएमएफ को आपने देख ही लिया है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड फैसिलिटी कहते हैं। और ये अपने दो दो क्वेश्चन यहीं पर आ गया है। तो व्हाट दे आर आइंग, यूपीएससी क्या देख रही है इन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, इन तीनों में क्या फर्क है। वर्ल्ड बैंक, एडीबी एंड आईएमएफ तीनों पैसा देती हैं। ठीक है, तीनों पैसा देती हैं, लेकिन तीनों के पैसा देने में फर्क है, वैल्यू सिस्टम अलग अलग है। वो किसी और रीजन की वजह से पैसा देती हैं, वर्ल्ड बैंक किसी और रीजन की, और एशियन डेवलपमेंट किसी और रीजन से। तो ये हमें डिफरेंस समझना है। ठीक है, इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इतना 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 इतना, गोल्ड ट्रांच, वर्ल्ड बैंक, ये 2016 में देखो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कहीं पे कि वर्ल्ड बैंक भी अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अच्छा वर्ल्ड बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा रिपोर्ट रिलीज करती है, समझ रहे हो। जैसे आईपीसीसी। ठीक है, आईपीसीसी, क्या नाम है उस कंट्री का,
कंट्री कह रहा हूँ, ग्रुप का। अम, नाम याद नहीं आ रहा। आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट रिलीज करती है कि टेम्परेचर, मतलब ओवरऑल, कि कितना टेम्परेचर पहले से बढ़ा है। ठीक है, कौन सी कंट्री क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर जो हमारा, अरे वो क्या नाम था उसका, पेरिस एग्रीमेंट में डिस्कस किया जाता है कि किस कंट्री को क्या, कितना वो टारगेट है उनका, कितना ज्यादा ये लोग एमिट कर रहे हैं। तो वो आईपीसीसी रिलीज करती है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही रिपोर्ट कौन कौन सी ये इंस्टीट्यूशन रिलीज करती हैं। ये हो गया, ये हो गया। ओके, ये स्कीम्स देख रहे हो आप। अम, जो हमारा सेक्शन 2 था इकोनॉमी का, जहां से सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, सोशल सेक्टर स्कीम्स, ये सारी स्कीम है यूपीएससी ने पूछी हुई हैं पहले, जिसे पावर्टी और सोशल वेलफेयर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, यूपीएससी ने इन स्कीम से पहले क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, स्टैंड अप इंडिया और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से 2016 में मिशन इंद्रधनुष, अनीमिया मुक्त भारत, जनानी सुरक्षा और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सोशल सेक्टर स्कीम है। ओके, तो जैसे अभी करंट अफेयर जब आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि लाइक मैटरनल हेल्थ केयर में कौन सी स्कीम अभी, या फिर अगर प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान है तो उसमें कुछ नया एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जनानी सुरक्षा योजना, ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत, ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड था। ठीक, ये क्या कहते हैं उसको, प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जनानी सुरक्षा योजना। मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था। ओके, देन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्वयं इनिशिएटिव, उन्नत भारत अभियान, विद्यांजलि योजना। यूपीएससी ने बहुत टाइम हो गया है उसको एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से प्री में क्वेश्चन पूछे हुए। ओके, हमें सर्च क्या करना है कि अभी हाल फिलहाल में 1-2 सालों में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से कौन सी स्कीम नई डाली गई है। ओके, वहीं हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस में, जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सबको बहुत भाई बहुत पॉपुलर हो चुका है। सैनिटाइजेशन एंड पब्लिक हेल्थ 2022 में पूछा था, और लेटेस्ट ये पूछा है पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम 2023 में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक तुम देखोगे नहीं कि क्या पूछा गया है, तब तक तुम्हारे सामने से करंट अफेयर गुजरेगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है? ये उसका एक माइंड मैप है, चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डिटेल में बताया गया कि कौन सी स्कीम किस पर्पस के लिए थी। ये ठीक है, ये एजुकेशन वाली है, ये हेल्थ वाली है, ये पावर्टी वाली है, और ये हेल्थ केयर वाली है, न्यूट्रिशन वाली है, सॉरी। ओके, ओके, अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एक, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को। कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट, हाउ मेनी आर अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट। हाउ मेनी आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट। एनीबडी? 3 होगा सर, ओनली 3। 3 sir, 3. सर 3 होगा सर, बॉन्ड ये जगह स्टॉक। ट्रेजरी जाएगा। क्या, सॉरी, 3? पहले का सर आंसर 2 3 होगा, होगा। 2 2 होगा सर, यानी 2 नहीं। तो मुझे को बताइए कौन सा 2 होगा। सर ऑप्शन बी ओनली 2।
ओनली कौन कौन टू से? होगा सर, क्योंकि कॉल मनी और ट्रेजरी बिल सर शॉर्ट टर्म मनी का है सर, मतलब मनी मार्केट का है। और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट इज ऑफ कोर्स, ये तो है ही है एक। हाँ सर, स्टॉक मार्केट। ये ठीक एक है। है, और स्टॉक मार्केट होगा। कॉल मनी मार्केट सर। कॉल कॉल मनी, मनी, ट्रेजरी बिल्स, और दीज आर ये मनी मार्केट सर। दीज आर मनी मार्केट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है। स्टॉक हम्म। मार्केट मतलब पता क्या होता है? स्टॉक मार्केट मतलब इक्विटी, लॉन्ग टर्म शेयर्स। इन्वेस्टमेंट। हाँ, हाँ, शेयर्स एंड ऑल्सो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ओके सर, तो द राइट आंसर इज गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, और स्टॉक मार्केट। अब तुम लोग को समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो यस यहाँ सर। पे 2024 वाला क्वेश्चन, यूपीएससी ने क्या गेम किया है यहाँ पे। पढ़ लो इसको, क्या दिया हुआ है। अब ये बताओ। नहीं आ रहा समझ में? व्हाट्स द सर आई राइट गेस आंसर? मनी मनी मार्केट आई गेस। हम्म। वहाँ पे जो टर्म्स दिए सर उसकी वजह से, जैसे बोरोइंग या लैंडिंग ऑब्लिगेशन, द इसीलिए। राइट आंसर इज मनी मार्केट। हाँ सर। ठीक है, कोलैटरल बोरोइंग, यहाँ बोरोइंग हो रही है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जा रहा है इसको। और लेंडिंग ऑब्लिगेशन, दे आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। समझ रहे हो? 23 में इन लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछा जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड था। ठीक है। बचा क्या बीच में? मनी मार्केट बच गया, और यहीं से इन लोगों ने 2024 में क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ओके। Excuse me, तो आप, sir. Sir, I have one doubt regarding the हम्म, first. हाँ हाँ। In with respect to the holding period, स्टॉक मार्केट है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए, अभी आपने बोला ना कि वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो स्टॉक मार्केट तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ ना, तो फिर वो कैपिटल में कैसे हुआ? मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होल्डिंग पीरियड के मैं रिस्पेक्ट बस ये बात करना चाह रही हूँ। नहीं, अगर स्टॉक हमको मार्केट यहाँ पर बात, यहाँ पर जो है स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब इस इक्विटी। ओके। मतलब और आप ये समझिए कि अ, ये वो मार्केट है जहां पर आप फिक्स करते हो कोई चीज, और थोड़े टाइम बाद आप उसमें रिटर्न देखते हो। ठीक है, मतलब यू डोंट नीड मनी इमीडिएटली, यू इन्वेस्ट। ओके। ओके। हियर मनी मार्केट में यू नीड इमीडिएटली, लाइक लिक्विडिटी, इमीडिएट खर्च के लिए। ओके, और सर होल्डिंग पीरियड का रिस्पेक्ट जैसे आपने बोला था ना कि कैपिटल इज कि हमें 1 साल तक का हम उसको होल्ड कर सकते हैं, हाँ, वो गवर्नमेंट तो बॉन्ड के लिए है। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में एक्चुअली क्या होता है कि बेयर मिनिमम 1 साल तक तो, मतलब उनका रूल ही है। अगर गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज आप खरीदोगे, मान लो कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, गोल्ड ले लिया, या फिर कोई स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो बेयर मिनिमम 1 साल तक तो आप, मतलब उससे निकाल विड्रॉ नहीं कर पाओगे पैसा। ठीक है। ओके। हाँ, ये है। ऐसे क्वेश्चंस देखिए, अब इनमें आते हैं ट्रेड एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट रेट में। और मैं दिखाता हूँ यूपीएससी टेस्ट क्लैरिटी, इतना 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 इतना। अ, अ, ये तो मैंने करंट अफेयर लगाया हुआ था। सेबी डायरेक्ट्स म्यूचुअल फंड्स टू स्टॉप इनफ्लो ऑफ इनटू ईटीएफ बेस्ड ओवरसीज स्कीम। ये करंट अफेयर का पार्ट था 2024 में, और इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ दिया था 2024 में। ईटीएफ होता क्या है? एक्सचेंज ट्रेड फंड्स। ठीक है, ईटीएफ आर exchange traded and currency swap are the financial instruments, not motor vehicle, but motor vehicle or not. Okay, so anyways, mm, 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 mm. India government, okay. ये तो हमने डिस्कस कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स।
कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की। यूपीएससी अगर पूछता है आपसे रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ और लैफ, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि इसका रेट कम होने से इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा या इसका कम होने से मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, ये हमने सब लोग हमने देख लिया है। राइट, ये हो गया। अ, 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 हम्म, हम्म, हम्म। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना 2021 में ही पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चन में ये है कि एक सिचुएशन है कि इनमें से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इनमें से क्या मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स अफेक्ट होगा। मतलब अगर हम या आरबीआई कोई भी अगर ऐसे यूज करता है इनमें से चारों, तो किस चीज की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। इन चारों में से अगर अप्लाई होता है तो किस चीज की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है, इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो तुम्हें नहीं लगता कि ऑप्शन तुमको। हाँ बताओ। ऐसा लग रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, हाँ, क्रिएशन। डी, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। सर क्योंकि इसके बारे में पढ़ा है सर, ऐसे बहुत जो हम्म। कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट्स में रहते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, वो नोट छापने, सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है। हम्म। जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था 1983 में, जहाँ पे हंगर बहुत ज्यादा और हो गया था, तो इसकी वजह से सरकार ने जो जो पुअर सेक्शन है उनके अंदर मनी जो है उसको सर्कुलेशन बहुत ज्यादा कर दिया था, वेरी जिसकी गुड, वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। वेरी गुड। सो यू अंडरस्टैंड राइट, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए नया पैसा प्रिंट किया जाएगा। एक तो वैसे ही हम घाटे में हैं, घाटे को फिल करने के लिए नया पैसा प्रिंट करेंगे तो और मार्केट में इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। ठीक है, महंगाई और बढ़ेगी। ये वाला क्वेश्चन का कुछ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। विथ रेफरेंस इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिमांड पुल क्या होता है। मतलब किसी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि महंगाई हो गई है। समझ में आ रहा है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी caused or increased by which of the following? प्लीज तो होगा। हम्म, एनीबॉडी, सर फटाफट फटाफट। फर्स्ट एंड नहीं, सेकंड। नहीं आ रहा तो वो भी फटाफट बताओ तुम लोग। थर्ड एंड फोर्थ तो है सर। Sir, 3, 4 and 5. 3, 4 एंड 5। सर फर्स्ट वाला अभी हमने पढ़ा था ना, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी बारे में। ठीक है, ये तो फर्स्ट इज देयर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, एक्सपेंशन पॉलिसीज, जिसकी वजह से हम ऐसा देखा जा सकता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। ठीक है, यस सर। That's E. तो अगर एक है तो पहले तुम एलिमिनेशन कर दो। एलिमिनेशन कर दिया, बी खत्म हो गया। ठीक, और बताओ। सेकंड सर। ये तुमने कर दिया फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो पैसा और स्पेंड कर रही है, टैक्स को कट सर करके टैक्स पैसा और और कट्स में, हाँ। तो 1 2 के साथ 1 2 तीनों में है। चलो और बताओ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन्फ्लेशन हायर। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का कुछ पता है आपको? फोर सर, फोर। सर वो इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब होता है कॉस्ट पुश, जो कि हम लोग उधर पढ़ रहे थे। ठीक है, यस सर। सर जो फाई है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये तीन नहीं होगा। जब तीन नहीं होगा तो सब। ऑटोमेटिकली हम्म। ये बन फर्स्ट सकता है। सेकंड एंड फोर्थ। आई गेस। ठीक है, ये क्या है? हाँ,
तो जब तुम देखोगे इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस तो ऐसे ही आए हुए हैं कि जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर ये लोग यही बोला हुआ है कि इन मतलब कि controlling the inflation in India is the responsibility of government of India only. RBI of India has no role in controlling inflation. और decrease money मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो decreased money circulation helps in controlling the inflation and increased money circulation helps in controlling the inflation. ठीक है। तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया है। ठीक है। सो रिड्यूस मनी के सप्लाई को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इंडिया गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर डिक्रीज सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। सी वाला ऑप्शन। वहीं पे सेम इन्फ्लेशन आरबीआई ऑफ इंडिया रिड्यूसेस एसएलआर टू 50 बेसिस पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलो इज लाइकली टू हैपन। ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि आरबीआई उन सारे जो भी सीआरआर थे, एसएलआर थे, उनको 50 पॉइंट बेसिस पे कम कर रहे हैं। तो क्या होगा भारत में? जस्ट because ये point रिड्यूस होगा। एसएलआर अगर रिड्यूस हो रहा है इस तो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा बैंक। मार्केट में कम मंदी ज्यादा आएगी, यस इन्फ्लेशन सर का डर हो सकता है सर। हम्म इन्फ्लेशन का डर हो सकता है क्योंकि बैंक जो है अपने पास हम्म कम रखी है और पैसे क्या है कि मार्केट में भेजेगा, जब पैसे हम्म। मार्केट में आएगा तो क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है। बढ़ने का डर होगा या घटने का डर होगा? ये मनी पैसे सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो ज्यादा आए जाएगा तो तो फिर कम होने बढ़ने का को। होगा। जब बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कम कम पॉइंट्स पे लोन देने की इजाजत कर रही है तो मार्केट में मनी का फ्लो और बढ़ेगा। जी ठीक है। ठीक है। और ज्यादा लोग लोग आके बैंक्स प्रचार करेंगे, लोन देंगे, फोन करेंगे, आपके पास फोन आएगा, उसके बाद लोग लोन लेंगे, तो मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो बेसिक देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग एकदम सर, तो यहाँ गलत क्या हैं। इन्फ्लेशन हो गया सर, या क्या होगा अगर मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा होने लगेगी हम्म। तो यहाँ क्या इन्फ्लेशन आ गया फिर क्या होगा? जीडीपी ग्रो करेगा। मार्केट में देखिए, यहाँ पर साफ साफ आपको मेंशन किया है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो मतलब दे में अपने जो उनका आपको लोन देने के लिए जो उनके पास एक इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तो इससे आप और जाके लोन ले सकते हैं, यानी कि आप लोन ले रहे हैं तो खर्चा करेंगे मार्केट में, तो स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है। इन्फ्लेशन इससे नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्पेंडिंग पावर, मनी मल्टीप्लाई, आज की डेट पे जो सिचुएशन है इंडिया की, वही है। अ, देखिए, सो व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा नहीं कि आप लोग को कंसेप्ट नहीं पता है, कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछ रहे हैं ये लोग। हमें क्या करना है, ऐसे ही सवाल को प्रैक्टिस करना है, और हमें अपने कंसेप्ट को लिख के, बार बार लिख के, किसी को समझा के, एक्टिव रिकॉल के थ्रू, टेस्ट दे के, तो ये समझ लेना है। देखो, इकोनॉमी का क्वेश्चन, इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चंस को तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टेढ़ा नहीं है, मतलब ये बस घुमा रहे हैं। ठीक है। ये बताओ इसका आंसर। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से क्या होगा कि मार्केट में मनी का मल्टीप्लाई होने लगेगा? ऑप्शन सी। राइट। बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, यानी कि लोग जाके और लोन लेंगे और ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेंगे, अपना खर्च करेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो एक दूसरे से सारे क्वेश्चंस कनेक्टेड हैं गाइस। ठीक है। सो आई होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ अब आ रही होगी किस तरीके से ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई होप थोड़ा बहुत इकोनॉमी में अब आपको लग रहा है कि हाँ, अब मामला सेट हो गया। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर इकोनॉमी फॉर यूपीएससी। ओके। तो ये एक जनरल आइडिया हमारे पास है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे नहीं।
और इसके ऊपर अब कंटेंट आपको डिटेल में मैम पढ़ाएंगी, बहुत बेसिक से, तो आपको क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि यू शुड बी वेरी वेरी टारगेटेड, कि इनके ऊपर हमें नोट्स बनाने के लिए हम रेडी होने चाहिए और रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स में। ठीक है, और कुछ नहीं है। थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन यू नो व्हाट इज कमिंग इन द एग्जामिनेशन, आपको पता है क्या आ रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं, ये नहीं पता कि कैसे सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई डाउट? भैया सी सेट का अस्त्र कल पॉसिबली, हाँ कल है टीसेट की क्लासेस। आप ही लेंगे? हाँ मतलब वो जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो मैं कोशिश करूंगा लेने की, उसके बाद फिर सर हैं एक, वो सेशन लेंगे आपका। ठीक है भैया। हम्म। हाँ यश बताओ फटाफट। सर जब भी हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, जैसे हमें पता, जैसे कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं, नो, नॉट, टू हाई, तो मतलब स्टेटमेंट यूजुअली रॉन्ग होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के जब क्वेश्चन रहते हैं तो वो ज्यादातर सही हो जाते हैं, तो फिर वो एलिमिनेशन फिर उधर कैसे लगाए क्वेश्चंस में? नहीं मतलब ये वाला लॉजिक बहुत कम यूज करना, कि तुम्हें क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है, नो नॉट है तो इकोनॉमी का है, तुम सही करते हैं। ठीक है, मतलब कंसेप्ट देखिए, अब ये तब आ पाएगा एलिमिनेशन के ऊपर पर। अगर आपका कंसेप्ट है थोड़ा बहुत तो अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू कुछ सब सर, गुड समझ में नाइट। आया? यस सर। ऑल द बेस्ट गाइस, चलो आई शैल सी यू सून देन, थैंक यू सो मच।